नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे कि यूपीपीसीएल टीजी 2 के अलावा यूपीआर यूनल टीजी 2, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, सेल, एलएमआरसी, डीएमआरसी और आरआरबी रेलवे में जो निकलने वाली है एएलपी की वैकेंसी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इस सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को तैयार किया है, ताकि इससे एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, कोई सिंगल सा भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, सभी यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमने इसमें एक ही वीडियो में 150 प्रश्न सभी टॉपिक से लिए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप इन सारी वीडियो को देखते हैं तो आप शुरुआत से देखें, जो कि हमने पहले ही वाली वीडियो थे उनमें जो 35-35 वाले क्वेश्चनों की टॉपिक को हमने उसमें पहले ही कवर कर लिया है। उसके आगे हमने बड़े बड़े टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि इसमें अधिक प्रश्न है उनको भी हमको कवर करना है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंह से मुंह वाली विधि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल आदि, बैटरी आदि, ये सारे इसकी भाग हैं। जैसा कि हम इसमें कुछ और जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ करती हैं। इन्हें दाब बटन अथवा रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है, अर्थात क्षणिक प्रचालन प्रदान करने के लिए दाब बटन से तथा सतत यानी कंटिन्यूअस प्रचालन देने के लिए रिले से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि हेलोन यानी सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डेड डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हम इसमें जानकारी देखते हैं, जैसे कि बिजली के द्वारा लगने वाली आग को बुझाने के लिए सीटीसी हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का पूरा नाम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, और जिसे इस यंत्र में भरकर आग बुझाई जाती है, उस यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर टाइप एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन नामक द्रव को हवा के दबाव के साथ भरा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डेड डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 200 मिली एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। और हम इसमें देखते हैं, जैसे कि जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो हमें झटका लगता है। इसका मान बहुत कम यानी कुछ कुछ मिली एम्पियर तक होने पर असर नहीं पड़ता, जैसे कि 1 मिली एम्पियर होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा का मान 200 मिली एम्पियर या इससे अधिक होगा तो हमारी त्वचा जल जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, गुनिया के कई प्रकार हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ की सपाटता की जांच इसका सही उत्तर है। जैसे हम इसमें देख लेते हैं, गुनिया विद्युत कार के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला गुनिया उपयुक्त होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक वाफ्टिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन इसका सही उत्तर होगा। चलिए,
हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास व ऊल क्यों लगाया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा हानि को घटाने के लिए इसको लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है, उस कारण को पहचानें। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, टू पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोहरी इंसुलेटेड हो, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक विद्युत हीटर को 100 वाट और 200 वोल्ट की श्रेणी मतलब सीरीज दी गई है, तो करंट की प्रवाह की दर ज्ञात करें। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला होता है, P बराबर हमें दिया गया है 100 और V बराबर 200 वोल्ट दिया गया है, I बराबर हमें निकालना है। जैसे कि I बराबर P/V होता है, P का मान 100 दिया गया है, V का मान 200, यहाँ से भाग दे देंगे तो आपका 0.5 एम्पियर राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप 0.5 कर लेना, जो कि यहाँ पर 0.5 एम्पियर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1000 वाट की विद्युत प्रेस आयरन यानी प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम कर रही है। यदि विद्युत की दर 2 रुपये प्रति यूनिट है, तो जनवरी के महीने के लिए विद्युत प्रेस आयरन का इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा? सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों, वाट इंटू घंटे अपान 1000 से भाग दे देंगे। जैसे कि वाट कितना दिया गया 1000 यहाँ पर रखेंगे, और जनवरी महीने में 30 जनवरी महीने में जो होते हैं 31 दिन होते हैं, वहाँ 31 दिन रखेंगे। और इसकी यदि मतलब विद्युत की दर 2 रुपये है प्रति यूनिट है, तो 2 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, आपका 62 आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 124, सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हम इसमें आपको बता देते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए 124 राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक 110 वाट के विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित किया गया है, तब बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? सिंपल सा है दोस्तों, वाट बराबर 110 दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है 220। इस फार्मूले पर R बराबर V²/P इस पे रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 440 ओम, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है, तो खपत हुई विद्युत की मात्रा कितनी है? वाट इंटू घंटे अपान 1000 से भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 किलो वाट, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड में 40 मीटर विस्थापन का कारण बनती है। पावर की गणना करें। दोस्तों पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर W/T होता है। P बराबर W/T होता है। तो दोस्तों P का मान कितना दिया गया? 5000 किलो जूल, तो 5000 यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि 5 ये किलो का मतलब होता है 1000, यहाँ से 1000 रखेंगे। 1000 रखने के बाद दोस्तों 10 से भाग दे देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 500 वाट, इसका सही उत्तर होगा। चलिए ये इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, इसका सही उत्तर है। चलिए जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना मिश्र धातु है, जिसका कार्यकारी तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान बहुत कम होता है। नाइक्रोम का प्रयोग मुख्यतः हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि सूती, टेप, कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्रियों के संसेचन का उपयोग उद्देश्य होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि वायु कोटिका को तेल से भरना, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर इसे कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, फैराडे के नियमानुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार यानी कंडक्टर वायर उपस्थित है और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हुई तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत स्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक इसका सही उत्तर है। जैसा हम इसमें देखते हैं कि चूंकि माइका एक विद्युत रोधी पदार्थ है और इससे किसी भी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग आयरन में किया जाता है। जो कि व्यक्ति आयरन का प्रयोग कर रहा है तो होता है, उसका संपर्क हीटिंग एलिमेंट से नहीं होता है और वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अगला पॉइंट है अभ्रक विद्युत का कुचालक परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 20 से 60 किलोवोल्ट अपान mm होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, दिष्ट धारा के मामले में सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि धारा का परिमाण एवं दिशा स्थिर रहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीसी के लिए, और एसी अगर होता तो देख सकते हैं एसी के लिए ऐसी होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो निम्नलिखित में से एक श्रृंखला परिपथ के समान रहता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धारा एक समान रहती है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इसका फार्मूला भी आप दोस्तों जान सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया गया है, आप यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है और इसको आपको पूरे वोल्टेज दिए गए हैं, मान लो इनको आपको जोड़ना है। जो कि आपको जोड़ेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 60 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि समांतर में वोल्टेज जुड़ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, व्युत्क्रमानुपाती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे फ्यूज की धारा रेटिंग फ्यूज अवयव तार की उच्चतम कार्यकारी धारा होती है, जिस पर फ्यूज का सफलतापूर्वक कार्य करता है, उच्चतम धारा के आधार पर ही फ्यूज को डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा फ्यूज आयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मैग्नीट्यूड रिले डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन रिले इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, रिलैक्सेशन पोल रिले इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इंडक्शन रिले में भंवर धाराओं द्वारा धातु की डिस्क में घूर्णन बलाघूर उत्पन्न होता है। उदाहरण के जैसे देख सकते हैं शेडेड पोल रिले और इंडक्शन कप रिले, वाट आवर मीटर रिले इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, अच्छी यांत्रिक शक्ति इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, विद्युत रोधक की परावैद्युत सामर्थ्य, अधिक प्रतिरोधकता, उच्च तथा तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत रोधन में बदलाव नहीं होना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न, बिजली के उपकरणों को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किटों से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज इसका सही उत्तर है। फ्यूज दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज आपके पूरे उपकरण की सुरक्षा करता है। जैसे कि फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण यंत्र है जिसकी चालकता अधिक तथा गलनांक कम होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है लेड और टिन होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिस्टैरिसीस इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम हिस्टैरिसीस की पूरी जानकारी देखते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ को चुंबकित और फिर विचुंबकित करने में तथा उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को उदासीन करने में होने वाला विद्युत शक्ति व्यय हिस्टैरिसीस क्षति कहलाता है।
इस क्षति के कारण चुंबकीय पदार्थ गर्म हो जाता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा हिस्टैरिसीस क्षति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हिस्टैरिसीस क्षति का मान विद्युत धारा के आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, जैसे कि हिस्टैरिसीस क्षति का फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोर्सलिन इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, पोर्सलिन एक ऐसा विशेष प्रकार का मिट्टी होती है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक फ्यूज किट कैट स्विचों एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के डेड डैश परीक्षण हेतु किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपेक्षिक घनत्व इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी निकिल फेरस इसका सही उत्तर है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसा अम्ल की तुलना में निकिल लौह सेल को कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। और हम इसमें जानकारी देखते हैं, जैसे कि दोस्तों सीसा अम्ल की दक्षता जो है 90 से 95% होती है तथा निकिल लौह की दक्षता जो है 72 से 80% तक होती है। सीसा अम्ल सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है। अगला पॉइंट है जैसा कि सीसा अम्ल का ईएमएफ के दौरान चार्जिंग के दौरान जो है 2.1 वोल्ट तथा निकिल लौह सेल का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान जो है 1.2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव के विद्युत चालन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी खारा पानी इसका सही उत्तर है। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, खारा पानी में विद्युत चालन होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अशुद्ध जल यह शुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण चालन संभव नहीं होता है, अर्थात यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 5-15 वोल्ट की बैटरियों को समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित किया है कि बैटरियों के सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, तब परिणामी वोल्टेज क्या होगा? सिंपल सा होता है दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा जो कि 15 वोल्ट आ जाएगा, जो कि समांतर में सभी वोल्टेज बराबर होते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और परिणामी वोल्टेज 15 वोल्ट ही रहेगा। यदि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी वोल्टेज बैटरियों का योग होता है। जैसे कि 5 हैं तो 5 को 15 बार मतलब 15 वोल्ट के 5 हैं तो इसे जोड़ देंगे तो आपका 75 वोल्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, 2 वोल्ट सीसा अम्ल सेलों का 12 वोल्ट प्रदाय के लिए और किस संयोजन से समूहित किया जाना है? सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेल श्रेणी में इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम देखते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 12 वोल्ट ही प्राप्त होगा, जबकि श्रेणी संयोजन में यहाँ पर देख सकते हैं NE फार्मूला होता है। यहाँ पर E का मान, जैसे कि N का मान 6 है और E का मान 2 है। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 12 वोल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर की धारा डेड डैश के कितने समय के लिए दे सकती है? सही दोस्तों, इसको आपको हल करना है। जैसे कि दोस्तों बैटरी की क्षमता बराबर देख सकते हैं, क्षमता बराबर फार्मूला होता है एम्पियर इंटू आवर। देख सकते हैं यहाँ पर क्षमता का मान हम रखेंगे 120 एम्पियर। कितना दिया गया है? एम्पियर 8 दिया गया है और हमें टाइम निकालना है। यहाँ से 8 का भाग दे देंगे, 8 एकन्नम 8, 4 बचा, 8 पंच 40, आपका 15 घंटे ये सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 15 आवर्स राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित 2 हानियों में से किसे एक साथ कोर हानि कहा जाता है? राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भावर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं,
मशीनों की लौह कोर के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति की लौह हानि हानि जो है लौह हानि कहलाती है। इस क्षति का मान प्रत्येक लोड पर समान एवं नियत रहता है, इसलिए इसे नो लोड हानि भी कहते हैं। यह क्षति निम्न दो प्रकार की होती है, जैसे कि दोस्तों भावर धारा हानि, यहाँ पर इसका फार्मूला देख सकते हैं, और हिस्ट्रेसिस हानि, इसका भी फार्मूला आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिस्ट्रेसिस हानि को उस कोर के लिए पदार्थ का चयन करके कम किया जा सकता है जिसमें सही उत्तर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं निम्न हिस्ट्रेसिस गुणांक इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि हिस्ट्रेसिस हानि को कम करने के लिए कम हिस्ट्रेसिस गुणांक यानी लो हिस्ट्रेसिस कॉफिशिएंट वाले पदार्थों का चयन किया जाता है। और सिलिकॉन स्टील का हिस्ट्रेसिस गुणांक जो है 0.01 होता है, जो सबसे कम होता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्रेसिस का फार्मूला दिया गया है। हिस्ट्रेसिस हानि इस देख सकते हैं WH, इसका मान देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दर्शाई गई है, आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र यानी कैपेसिटर को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? सिंपल सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा इसका राइट आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक समानांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, बाद में एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच रख दी जाती है, तो आवेश धारिता एवं विभव परिवर्तित होता है, लेकिन ऊर्जा अपवर्तित रहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि 2 फैरेड और 3 फैरेड धारिता के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो एक फैरेड तीसरे संधारित्र को उनके समांतर में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता क्या होगी? सिंपल सा है दोस्तों, पहले दो को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। जैसे कि श्रेणी क्रम में आप जानते ही होंगे, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे कि श्रेणी क्रम में आपका फार्मूला होता है 1/C इक्वलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर इसका मान रखेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर C1 का मान कितना दिया गया है 1/2 प्लस 1/3, इसको पहले जोड़ लेंगे। पहले ये दो श्रेणी में है, इनको पहले जोड़ेंगे। जैसे कि इसको जोड़ने के बाद आपका दोस्तों 6/5 आ जाएगा माइक्रोफैरेड। फिर दोस्तों इसके साथ फिर हम एक माइक्रोफैरेड का जो है मान उसको जोड़ देंगे समांतर में, तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा सीक्वेलेंट बराबर 2.2 माइक्रोफैरेड आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूरा भाग दे दिया गया है 11/5 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 11/5 माइक्रोफैरेड इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संधारित्र इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी परिपथ में संधारित्र लगाने से परिपथ का शक्ति गुणांक इम्प्रूव हो जाता है, जैसे कि cos फाई बराबर R/Z होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित संधारित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिरेमिक इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर इसका फार्मूला आप जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिरेमिक संधारित्र का परावैद्युत स्थिरांक का मान अधिक होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो इस सीरीज को शुरुआत से जो हमने पूरे वीडियो बना कर डाला है उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। दोस्तों जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो पहले ही वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि जिस टॉपिक में 25 से 30 प्रश्न थे वो पहले ही वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए शुरुआत से वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपका पूरा मान लो थ्योरी कंप्लीट हो सके। चलिए अब हम उन टॉपिक से प्रश्न नहीं ले रहे हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा ले रहे हैं इस समय, इसलिए आप शुरुआत से सारी वीडियो देखें और आपका अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। और इसमें सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और
उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ इसका सही उत्तर है। चलिए, इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टालन की सुरक्षा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैसे कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जस्तीकृत लोहा कॉपर की बनाई जाती है। यहाँ पर जिसकी माप देख सकते हैं दोस्तों, 60x60 और 3.18 mm की, और इसकी जीआई प्लेट की जो होती है 60x60 6.35 mm की बनाई जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 38 mm इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, पाइप के लिए अर्थिंग के लिए 38 mm व्यास और 2.5 मीटर लंबा होता है और 12 mm व्यास के अनेक छिद्र बने हुए होते हैं। और पाइप अर्थिंग में 8.5 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज GI तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि पदार्थों में पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः जब इन पदार्थों को सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है तो इनमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी तथा होल्स माइनॉरिटी कैरियर के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है, जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को डैश कहते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एवलांच प्रभाव इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, बैंड पास फिल्टर वह है जो, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक आदर्श डायोड होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ना धारा नियंत्रित ना वोल्टेज नियंत्रित प्रतिरोध होता है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, आदर्श डायोड अग्र बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है तथा पश्च बायस में ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस्ड धनात्मक समानांतर डायोड क्लीपर परिपथ में बायस वोल्टेज EB का मान 0 हो तो V आउट का मान क्या होगा। सिंपल सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, EB + 0.7 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है जब। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई ना हो, इसका सही उत्तर होगा। और ट्रांजिस्टर में जो है 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है ये, और इसमें 3 टर्मिनल जो होते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, PNP ट्रांजिस्टर में धारा डैश द्वारा प्रवाहित होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छेद इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, PNP ट्रांजिस्टर में धारा छेद यानी होल्स के द्वारा प्रवाहित, यानी PNP ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, इन्हीं के कारण धारा का प्रवाह होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक एवं होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किसके लिए प्रयोग की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रवर्धित AC सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कमज़ोर सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। चलिए, यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एम्पलीफायर का उपयोग डैश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वोल्टता धारा या शक्ति में वृद्धि इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि
ऐसे न्यून मान संकेतों की वोल्टता धारा एवं शक्ति प्रवर्धन की आवश्यकता होती है और इन्हें कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के प्रवर्धन परिपथ तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का धारा गेन एक अनुपात है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी IC/IE इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की धारा गेन अनुपात IC/IE होता है, जबकि ट्रांजिस्टर को प्रदान किए इनपुट सिग्नल की तुलना में आउटपुट सिग्नल की धारा कम होती है, जो कि आउटपुट में इनपुट धारा का अनुपात धारा गेन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन अपने अधिकतम मान डैश रह जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.707 इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एम्पलीफायर्स में निगेटिव फीडबैक प्रयोग करने का उद्देश्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डिस्टॉर्शन में कमी करना इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसका चिन्ह इसलिए मैं लगा देता हूं ताकि आपको अगर PDF मिले तो वहां पर इसका चिन्ह लगा हुआ मिले और यहां पर एग्ज़ाम के समय आप अच्छे से इसका रिवाइज कर सकें। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, FET यानी फील्ड FET का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं FET के बारे में, जैसा कि यह एक ध्रुवी युक्ति है, अतः धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी वाहकों यानी इलेक्ट्रॉन अथवा होल्स के कारण होता है। यह वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च यानी 10⁶ ओम से लेकर 10⁻10 ओम होता है। इसकी सुग्राह्यता यानी सेंसिटिविटी तथा वोल्टेज का लाभ कम होता है। इसकी ऊष्मीय स्थिरता थर्मल स्टेबिलिटी अधिक तथा शोर कम होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, FET का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति मॉसफेट एक है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, JFET तथा मॉसफेट वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। इसका पूरा नाम जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जो कि सोर्स गेट ड्रेन होते हैं। और हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों यह एक ध्रुवीय युक्ति होती है। इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च यानी 10⁻10 ओम से लेकर 10⁻15 ओम तथा सुग्राह्यता निम्न होती है। इसकी वोल्टेज लाभ तथा शोर दोनों ही कम होते हैं। इसकी ऊष्मीय यानी थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक मॉडर्न शक्ति अर्धचालक उपकरण जो BJT और मॉसफेट के गुणों का संयोजन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए IGBT इसका राइट आंसर है। IGBT यानी दोस्तों इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है और मॉडर्न शक्ति अर्धचालक उपकरण है जो कि BJT और मॉसफेट के गुणों का संयोजन है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इनपुट नॉर गेट और कब उच्च आउटपुट देता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जब सभी इनपुट निम्न हो इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि इसकी सत्यता सारणी OR गेट सत्य सारणी के पूरक आउटपुट प्रदान करने वाली होती है। यदि किसी भी इनपुट टर्मिनल पर इनपुट संकेत न दिया जाए तो आउटपुट 1 होता है, अर्थात उच्च होता है, और किसी भी एक इनपुट टर्मिनल अथवा सभी इनपुट टर्मिनल पर इनपुट 1 देने पर आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जैसे कि हमने आपको कई बार सत्यता सारणी इसकी बताई हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगर किसी एंड गेट के इनपुट A और B हैं तो आउटपुट में प्राप्त होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आउटपुट आपका AB प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड गेट का जो है सिंबल भी देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी सत्यता सारणी हम जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड गेट में 0 0 देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 0 देंगे तो 0 प्राप्त होगा।
और एक एक देंगे तो तभी आपको आउटपुट में एक प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, AND गेट में सभी इनपुट उच्च होने पर आउटपुट उच्च होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संख्या 110101 डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि द्विधारी यानी बाइनरी संख्या, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक मोटर को गलत वोल्टेज स्तर यानी रॉन्ग वोल्टेज लेवल प्राप्त करने से बचाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेज अनुक्रम रिले, इसका डिटेक्टर इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम यहाँ पर अब जान लेते हैं, जैसे कि फेज अनुक्रम बदल जाने पर भी मोटर को स्टार्ट नहीं होने देता है और इसकी जो वोल्टता के उच्च एवं निम्न सीमा दी जाती है, जिससे कम या अधिक होने पर मोटर प्रारंभ नहीं होता है। अगला प्रश्न, वायरिंग में प्रयुक्त चालक डैश डैश कम होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तांबा, इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, कॉपर की प्रतिरोधकता जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.59 × 10⁻⁸ ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही हो, ताकि डैश डैश का तापक्रम प्रणाली के साथ मेल खाता हो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फेज अनुक्रम, इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लाल तार की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेज के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्थ के लिए हरा का और न्यूट्रल के लिए काला तार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए RYB जो होता है ये फेज होते हैं और अर्थ हरा होता है और न्यूट्रल काला होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन से जोड़ा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राइजर, इसका राइट आंसर है। चलिए कम्यूटेशन जैसा कि हम देख लेते हैं, कम्यूटेशन जो है डीसी जनरेटर में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है तो उन सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होने के पश्चात इन कॉइल्स में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अतः इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान तथा इसके बाद विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डैश डैश में श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संचयी कंपाउंड जनरेटर यानी क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है ये। अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी फिर से एक बार व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में श्रेणी क्षेत्र का फ्लक्स तथा शंट क्षेत्र का फ्लक्स दोनों समान दिशा में होते हैं, जिसके कारण वह आपस में जुड़ जाते हैं और कुल फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट और 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है, तो शंट प्रतिरोध जो है 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है। आर्मेचर की विद्युत धारा की गणना करें। दोस्तों इसमें आर्मेचर की धारा को गणना है, जो कि यहाँ पर इसका फार्मूला होता है शंट। पहले तो हम शंट की धारा निकाल लेंगे। शंट की धारा निकालने के लिए आई शंट बराबर देख सकते हैं V अपान आर। शंट में वोल्टेज V कितना दिया गया है शंट में, और शंट प्रतिरोध कितना दिया गया है, यहाँ पर इसका पूरा मान रखेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम मान रख लेते हैं 440 दिया गया है। 440 रखने के बाद फिर प्रतिरोध कितना गया है, शंट प्रतिरोध 220 दिया गया है। यहाँ पर इसको भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आने के बाद फिर दोस्तों हम आर्मेचर धारा निकालेंगे। आर्मेचर धारा निकालने का फार्मूला होता है आर्मेचर लोड और आर्मेचर शंट में जो करंट आए, आर्मेचर लोड प्लस आर्मेचर शंट में जो करंट आई है उससे जोड़ देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया है, ये 40 तो पहले लोड है
40 पहले लोड है, फिर शंट में जो आई है उसे जोड़ देंगे, शंट में 2 आया है तो 2 जोड़ देंगे तो आपका इसमें 42 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि 42 एम्पियर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी जनरेटर में बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों, आप हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, कॉपर हानि का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। यहाँ पर इसका पूरा मान रखेंगे, जैसे कि आई का मान दिया गया है 10, आर का मान 10 दिया गया है, यहाँ पर मान रखकर इसका हल कर लेंगे तो आपका 1000 वाट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको बता दें, जैसे कि यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाए तो जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग डैश डैश होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लैप और वेव वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का इसमें प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि लैप वाइंडिंग, लैप वाउंड आर्मेचर के लिए देख सकते हैं, लैप लैप में जो होता है आर्मेचर, आर्मेचर और पोल्स की संख्या इसमें बराबर होती है, जबकि वेव में इसमें इसमें वेव में जो होता है हमेशा 2 रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी पार्श्व जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल रहता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम और आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट तथा गति जो है 500 आरपीएम, तब एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए। पस ईएमएफ स्थिरांक जो है 0.18 वोल्ट प्रति आरपीएम है। सिंपल सा होता है दोस्तों, इसका फार्मूले पर इसके मान रखेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर इसके फार्मूले पर आपको मान रखना है, यहाँ पर मान रखते चले जाना है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसको कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, जो कि इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप वीडियो मान लो पीडीएफ से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहीं पर अगर हल करना है तो वीडियो को रोक कर इसे हल करें, अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो ये पूरा इसे ज़रूर देखें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, डैश डैश मोटर की गति व्यवहारिक रूप में स्थिर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शंट मोटर इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों शंट मोटर का प्रयोग जो है हम खराद मशीन, पानी के पंप, कपड़े तथा कागज की मिल इत्यादि में किया जाता है। जहां पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहां पर सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों सीरीज मोटर का उपयोग वैद्युत संकर्षण, ट्राम मार्ग और हाईएस्ट लिफ्ट आदि में जहां अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता है वहां पर किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 से 5 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, बुकोल्ज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों यह ट्रांसफार्मर में होने वाले आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है बुकोल्ज रिले। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसे कि दोस्तों निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फेजों की संख्या आधार पर ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। चलिए हम इसमें देखते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज, इसमें आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर ए और सी दोनों सही हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए के लिए सिंगल फेज और 3 फेज ये इसका सही उत्तर है, जबकि डबल फेज नहीं होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों
सिर्फ ए और सी सही है, जैसे कि फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध को निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेगर द्वारा इसे मापते हैं। जैसे कि मेगर जो है अर्थ टेस्टर तथा भू प्रतिरोध का मापन किया जाता है। ऊर्जा मापी द्वारा ऊर्जा की खपत का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, चल कुंडली मीटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और जो 50 मिली एम्पियर पूर्ण स्केल विक्षेप उत्पन्न करता है, उसके लिए उसके द्वारा 150 वोल्ट मापने के लिए शंट का मान क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों ये फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर इससे मान रखेंगे, फिर आगे मान रखेंगे, आपको जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 2980 ओम सही उत्तर होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको मान रखना है और जो कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों, सिंगल फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 किलोवाट भार से संबंधित किया जाता है, तब इसकी डिस्क 7 मिनट 30 सेकंड में 600 घूर्णन करती है, तो मापी नियतांक क्या होगा। सिंपल सा होता है, जैसे कि मापी नियतांक बराबर चकती के घूर्णन अपान KWH। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 4000, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे कि दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। और यहाँ से एक भी सिंगल सा भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। UPPCL में दोस्तों यहीं से अधिकतर यहीं से प्रश्न पूछ ले जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपका बाहर जाएगा ही नहीं। और अगर आप NPCIL और सेल और DRDO इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी प्रश्न यहाँ पर अच्छे लेवल के वहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, यदि आमतौर पर मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देने पर इसकी स्लिप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसका फार्मूला, जैसे कि स्लिप बराबर NS माइनस NR और स्लिप प्रतिशत यहाँ पर भी निकाल सकते हैं आप। अगला प्रश्न, किसी बहुकला प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्वचालित यानी सेल्फ स्टार्टिंग एवं धार स्थिर गति वाली होती है। फुल लोड पर इफिशियंसी एवं पावर फैक्टर अच्छा होता है। इसे विरामावस्था में ही प्रारंभ किया जाता है तथा इसे तुल्यकालिक गति से नहीं चलाया जा सकता। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि MG सेट को संरेखित डेड डैश करते समय यदि मोटर शाफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोटर स्तर उठाने के लिए, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यह वह युक्ति है जो एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा को दूसरे प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग आवृत्ति, वोल्टेज तथा फेज बदलने में किया जाता है। इसके अलावा इनका प्रयोग पूर्णतः विलगित विद्युत प्राप्त करने में भी होता है। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की शक्ति रूपांतरण एवं नियंत्रण में भी होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर का क्या असर होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोटर शोर के साथ बहुत धीमी चलेगा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी AC आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में डेड डैश कुंडली का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपूरक, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो AC और DC दोनों पर ऑपरेट होती है। इस मोटर का उपयोग मिक्सर, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक शेवर आदि में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सार्वत्रिक मोटर की गति भार विशेषताएं डेड डैश मोटर की तरह परिवर्तित होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट धारा सीरीज,
इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसे डीसी और एसी और डीसी दोनों पर चलाया जा सकता है और इसकी स्पीड और टार्क दोनों उच्च होते हैं। और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर, इलेक्ट्रिक शेवर, सिलाई मशीन, शेविंग मशीन इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मोटर शून्य भार पर डैश डैश पर चलती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च गति, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। सर्वाधिक मोटर यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पर प्रचलित होती है। यूनिवर्सल मोटर जो है डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल्ब बनाने वाले 4 पोल प्रत्यावर्तियों की गति डैश डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आवृत्ति दी गई है, पोल्स की संख्या दी गई, यहाँ पर इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 1800 आरपीएम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, एक अल्टरनेटर में 1500 से लेकर 3000 आरपीएम गति के लिए डिजाइन किया गया है के लिए कौन सा प्राइम मूवर प्रयोग किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भाप टरबाइन, इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जिस अल्टरनेटर की गति 1500 लेकर 3000 आरपीएम तक होती है उसके लिए स्विचेबल प्राइम मूवर भाप टरबाइन यानी स्टीम टरबाइन होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 50 हर्ट्ज 8 पोल तुल्यकालिक मोटर की गति डैश डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 750 आरपीएम, यहाँ पर इसका मान रखेंगे आपका मान निकल कर आ जाएगा, जो कि सिंपल सा है। अगला प्रश्न, आधुनिक टरबाइन चालित प्रत्यावर्तियों को डैश डैश की मदद से ठंडा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शक्ति गुणक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जब तुल्यकालिक मोटर अधिक उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड होती है तो संधारित्र की भांति अग्रगामी धारा अर्थात अग्रगामी वीए लेती है। इस प्रकार जिस प्रणाली का शक्ति गुणक सुधारना होता है उसके समांतर में लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न, जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड के साथ घूर्णन करते हैं उसे डैश डैश मोटर कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। चलिए, ये सिंक्रोनस स्पीड बराबर फार्मूला जो कि आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर डैश डैश के लिए लगाया जाता है। सही उत्तर दोस्तों, शक्ति गुणक सुधार में इसको लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दोनों के लिए, जैसे कि उपकेंद्र में वोल्टता में स्थिरता और शक्ति गुणक सुधार के लिए लगाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कार्य हेतु इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ए वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या डैश डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 वोल्ट होती है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं, और जो लैप में होते हैं उसमें समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, डैश डैश का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी किए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइका इंसुलेटर का उपयोग कर इसे विद्युत रोधित किए जाते हैं। जैसे कि कम्यूटेटर डीसी मशीनों में एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में परिवर्तित करना होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि किस प्रकार की दिष्ट धारा मशीनों के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उच्च धारा और निम्न वोल्टता, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मशीनों में लैप कुंडलन उपयुक्त है डैश डैश धारा वोल्टेज कम के लिए। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी कुंडलन में धारा जो है उच्च और कम वोल्टेज के लिए उपयुक्त है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि लैप वाइंडिंग में ज़्यादा धारा तथा कम वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या तथा ध्रुवों की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा मशीन में 4 पोल तरंग कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समांतर पथों की संख्या क्या होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 सही उत्तर होगा। चलिए, हम इसको कई बार आपको बता चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 पोल में समांतर पथों की संख्या, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर की संख्या डैश डैश है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि
8 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको हमने कई बार बता दिया, फिर से आपको एक बार बताते देते हैं। जैसे कि 8 पोल में समांतर पथ की संख्या, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर की संख्या 8 होगी, क्योंकि लैप वाउंड सिंप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या और ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न, शेडेड पोल प्रकार की सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र डेड डैश के द्वारा स्थापित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शेडिंग रिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए राइट आंसर जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभक कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करके इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स और कुंडलियों की संख्या 16 है, तो मुख्य कुंडलन की संख्या बराबर प्रारंभिक कुंडलन की संख्या हो, तो यह डैश डैश प्रकार की वाइंडिंग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण वाइंडिंग यानी पूर्ण कॉइल इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर दिया गया है पंखे की मोटर एकल फेज प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, जैसे कि फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब डेड डैश से भरी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मरकरी और आर्गन इसमें भरा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्लोरोसेंट पदार्थ और उत्पन्न रंग और तरंगदैर्घ्य इसकी सारी दी गई हैं। जैसे कि कैल्शियम टंगस्टन के लिए नीला और इसकी तरंगदैर्घ्य 4400, और मैग्नीशियम टंगस्टन और टंगस्टेट और इसका नीला सफ़ेद होता है, इससे तरंगदैर्घ्य यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उचित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेटल हैलाइड लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नियॉन शाइन लैंप का प्रयोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापनों में इसका प्रयोग होता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यह एक ठंडे कैथोड प्रारूपी लैंप होता है और इसमें प्रारंभिक विसर्जन उच्च वोल्टेज पर निर्भर करता है। और हम इसमें देखते हैं, जैसे कि नियॉन लैंप की दक्षता जो है 15 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, और इसकी जो शक्ति खपत लगभग 5 वाट तक होती है। इन लैंपों का प्रयोग विज्ञापनों में किया जाता है। अगला प्रश्न, दृश्य स्पेक्ट्रम की प्रकाश क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 380 nm से लेकर 740 nm इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वह तरंग लंबाई जो आंखों को दृष्टिगोचर प्रतीत होती है दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। दृष्टिगोचर होने वाला रंग पीलापन के लिए हरा रंग होता है, जिसे केलई रंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्लिट इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, अस्थायी वायरिंग, जो वायरिंग अल्प समय के लिए किसी मेले में प्रदर्शनी में होती है। अस्थायी वायरिंग जो है दीर्घ अवधि के उपयोग की जाती है, जैसे कि आवासीय भवनों, कार्यालय, विद्यालय और उद्योगशालाओं में स्थायी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। स्थायी वायरिंग कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड हो, इसका राइट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 16 एम्पियर के 3 सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1000 वाट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एक विद्युत चालित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली से बेस की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः डेड डैश द्वारा होता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, चालन द्वारा इसका राइट आंसर है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि एक टोस्टर का तापन एलिमेंट डेड डैश के तार से बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम इसका राइट आंसर है। जैसे कि नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम वैद्युत हीटर में तापन एलिमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न,
एक विद्युत चालित इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चालन के माध्यम से इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि संवहन विधि से ऊष्मा का वितरण द्रव में होता है और विकिरण विधि में माध्यम हीट हुए बिना वस्तु गर्म हो जाती है। अगला प्रश्न, थर्मोकपल तापयुग्मक डैश डैश द्वारा बनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दो अदृश्य धातुओं इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गैस कूल्ड रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है। जैसा कि मॉडरेटर के रूप में देख सकते हैं, हल्का पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम कार्बनिक द्रव आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मितोपजयक इकोनोमाइजर का प्रयोग डेड डैश दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, परमाणु बिजली उपयंत्र संयंत्र का ईंधन डेड डैश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और थोरियम इसका सही उत्तर है। जैसा कि यूरेनियम जो है 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है इसमें। अगला प्रश्न, बाकी जानकारी दोस्तों आप देख लेना, जो कि मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। अगला प्रश्न, लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए डेड डैश टाइप रिले की प्राथमिकता दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिघात टाइप इसका सही उत्तर है। जैसा कि माध्यम लाइन में प्रतिबाधा रिले का प्रयोग किया जाता है, लंबी लाइन में मेहो रिले का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन प्रकार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, डेल्टा स्टार इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, डेल्टा स्टार कनेक्शन से उच्च वोल्टता प्राप्त होता है, जिससे कि प्रति फेज विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है, और डेल्टा स्टार का प्रयोग द्वितीयक वितरण लाइनों में भी करते हैं। अगला प्रश्न, इस्पात खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा का पोस्ट है? सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, सिरोपरि विद्युत लाइन, फाइबर ऑप्टिक के केबलों और मार्गदर्शक लाइटों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, डेड डैश का उपयोग केबल छोरों को उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केबल ग्लैंड इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तांबा इसका राइट आंसर है। तांबा का प्रयोग उच्च चालकता के कारण किया जाता है। यह चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है एवं वातावरणीय परिवर्तनों को सरल से सह सकती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंगल कोर केबल में डाइलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव क्रमशः 50 किलो वोल्ट अपन सेंटीमीटर आरएमएस और 10 किलो वोल्ट सेंटीमीटर अपान आरएमएस। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज है। मान लिया कि 5 का प्राकृतिक लघुगणक इतना है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको हल करना, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर इसका पूरा मान दिया गया है, इसका फार्मूला भी दिया गया है। आप यहाँ पर हल करेंगे, हल करके आपका उत्तर जो निकालेंगे, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80.5 किलो वोल्ट राइट आंसर आएगा। चलिए हल करना और इसका आंसर जरूर निकालना। अगला प्रश्न, सर्किट ब्रेकर सामान्यतः तब कार्य करता है जब? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जब लाइन में कोई खराबी आए, इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यह एक यांत्रिक डिवाइस है जो किसी सर्किट में दोष उत्पन्न होने पर ओपन हो जाती है तथा सर्किट में लगे अन्य इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट प्रदान करती है। अगला प्रश्न जैसे कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो तब टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है, तब ब्रेकर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बंद होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को डेड डैश अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि सामान्य तथा असामान्य इसका राइट आंसर है।
78 MOS IC का नियमित निर्गत वोल्टेज होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 3 पिन वोल्टेज नियामक आईसी के निर्गत सिरों के आर पार संधारित्र प्रयोग करने का उद्देश्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परिपथ की आन ऑफ अवस्थाएं में विकसित क्षणिक दोलनों को बाईपास करना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्विच मोड पावर सप्लाई परिवर्तित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 7815 आईसी के लिए न्यूनतम अनियमित डीसी निवेश वोल्टेज होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 17 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 78 तथा 79 शक्ति आपूर्ति आईसी बनाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए TO 220 पैकिंग में, इसका राइट आंसर है। चलिए बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि टेलीविज़न कार्यक्रमों का टेलीविज़न केंद्र से प्रसारण नीचे दिए गए माध्यम से होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंटीना, इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से जिस व्यक्ति का वस्तु चित्र भेजना होता है उसे परिवर्तित प्रकाश की किरणों को बिजली की तरंगों से बदला जाता है तथा उसके बाद उस चित्र को 1000 से अधिक बिंदुओं में से बांट दिया जाता है और एक बिंदु से प्रकाश को एक सिरे से क्रमशः बिजली की तरंगों में बदला जाता है। इस प्रकार टीवी का एंटीना इन तरंगों को पकड़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि एक रंगीन टेलीविज़न में यदि रंग अत्यधिक संतृप्त हो तो उस रंग को कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डीप गहरा रंग, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है जैसा कि टीवी में धुंधली पिक्चर निम्नलिखित में दोष का परिणाम हो सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी RF प्रवर्धन, इधर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेलुलर फोन संचालित होने पर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी माइक्रो तरंग, इसका राइट आंसर है। और सेलुलर फोन में सामान्यतः 450 से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज के माइक्रो तरंग वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है एक पीसी का सर्ट इग्निशलाइजिंग प्रोग्राम कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बूस्ट प्रोग्राम कहलाता है। चलिए दोस्तों यही थे आपके प्रश्न, जो कि दोस्तों 150 से ज़्यादा प्रश्न थे जो कि हमने सभी टॉपिक से ये प्रश्न लिए हैं। दोस्तों अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो शुरुआत से पूरी वीडियो ज़रूर देखें और जो हमने कई वीडियो अपलोड कर रखा है उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमने जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें पहले ही कंप्लीट कर दिया है। अब उनके प्रश्न इस वीडियो में नहीं है और जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन सभी के प्रश्नों को हमने पहले ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आप पूरा सिलेबस मान लो कवर करना चाहते हैं तो मान लो पहले से पूरी शुरुआत से वीडियो देखें और अपना पूरा थ्योरी मजबूत करें। और दोस्तों ये आपके लिए रामबाण आपके लिए क्लास ये महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों यहीं से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आपको बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।